अब है लेसन नंबर 23 जिसका टाइटल है प्लानिंग प्रोसेस एंड गोल्स लेवल्स। इसमें सबसे पहले है टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो जो इनफॉर्मल प्लानिंग होती है वो ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें कुछ भी लिखा नहीं जाता, उसमें गोल्स जो है वो लिखे नहीं जाते। और इसके अलावा लिटिल और नो शेयरिंग ऑफ गोल्स, यानी कि गोल्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाता या बहुत कम शेयर किया जाता है। और इसके अलावा जनरल एंड लैक इन कंटिन्यूटी, जनरल होती है, कोई सेट टारगेट नहीं होता और कंटिन्यूटी इसमें लैक करती है। उसके बाद है फिर फॉर्मल प्लानिंग। अब जो फॉर्मल प्लानिंग होती है इसमें रिटन डाउन गोल्स होते हैं और स्पेसिफिक होने चाहिए गोल। उसके अलावा स्ट्रेटजीज होती हैं, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं कि किस तरीके से गोल्स को अचीव किया जाएगा। सो हाउ टू मैनेजर्स प्लान, किस तरीके से मैनेजर्स जो है वो प्लान करते हैं, डेवलपिंग प्लान्स। तो अप्रोचेस है प्लानिंग की। ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि टॉप डाउन अप्रोच है। प्लानिंग जो है वो कौन करता है, टॉप मैनेजर कर रहा होता है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर। उसके अलावा फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होते हैं। अब ये फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो राइट करें ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, वो मदद करें ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को लिखने के अंदर। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को लिखने के अंदर मदद करने के लिए। सो इंक्लूसिव अप्रोच भी होती है। अब इंक्लूसिव अप्रोच आज के दौर में जो है वो काफ़ी जो है वो कॉमन होती जा रही है। जितने भी जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ये अप्रोच जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है। जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तो वही टॉप डाउन अप्रोच होती है जिसमें टॉप मैनेजर करता है प्लान। लेकिन ये जो इंक्लूसिव अप्रोच है इसमें क्या होता है कि तमाम जितने भी लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेवलप करते हैं प्लान, और प्लान जो डेवलप किया जाता है वो सूट करता है उनकी नीड्स को। लेकिन जाहिर बात है अब ऐसा नहीं है कि वो प्लान उन्होंने अपनी मर्जी से बना लिया सब कुछ, उसकी अप्रूवल भी फिर ली जाती है, उसकी अप्रूवल भी लेते हैं। सो द प्लानिंग प्रोसेस क्या है। अब प्लानिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर सबसे पहले गोल्स सेट किए जाते हैं और डेवलप किया जाता है प्लान को। और ये जो प्लान होते हैं ये हेल्प करता है गोल अटेनमेंट के लिए, यानी रिजल्ट्स के लिए। और ये जो रिजल्ट्स होते हैं फिर इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सो हाउ डू मैनेजर्स प्लान, स्टेप्स क्या हैं गोल सेटिंग्स के। गोल सेटिंग्स के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले रिव्यू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को। ऑर्गेनाइजेशन का जाहिर बात है मिशन होता है एक। और इवेल्यूएट किया जाता है जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी एग्जामिनेशन की जाती है। डिटरमाइन किया जाता है द गोल इंडिविजुअली और विद इनपुट फ्रॉम अदर्स, यानी कि इंडिविजुअली डिटरमाइन किया जाएगा या इंक्लूसिवली दूसरों को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। उसके अलावा गोल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस के साथ। कॉन्ग्रुएंट से मुराद ये कि मुताबिकत होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा जो स्टेप है उसमें राइट डाउन द गोल्स, गोल्स को लिखा जाए और कम्युनिकेट किया जाए उन तमाम के साथ जिनको जानना चाहिए गोल्स। और सिक्स स्टेप है इसके अंदर रिव्यू किया जाए रिजल्ट्स को एंड वेदर गोल्स आर बीइंग मेट और नॉट। अब है मिशन। अब मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, फंडामेंटल रीजंस है एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का मकसद। मिशन जो है एक डायरेक्शन देता है। उसके बाद है फिर गोल। गोल जो है फ्यूचर टारगेट होता है या फिर एंड रिजल्ट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। सो दीज आर फ्यूचर टारगेट्स और एंड रिजल्ट, ये जो है फ्यूचर टारगेट्स या एंड रिजल्ट होते हैं। और जो गोल होता है ये ड्राइव होना चाहिए मिशन से। उसके बाद है फिर प्लान। प्लान जो है वो मीन्स होते हैं जिनके ज़रिए गोल तक पहुंचा जाता है। मीन्स से मुराद मेथड या स्ट्रेटजी जिनके ज़रिए गोल्स तक पहुंचा जाता है। सो प्लानिंग प्रोसेस आपके सामने दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मिशन होता है, मिशन से ही गोल्स जो है वो ड्राइव किए जाते हैं और प्लानिंग इस्तेमाल की जाती है, प्लानिंग की जाती है। गोल फिर अटेनमेंट होता है, गोल तक पहुंचा जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, मिशन स्टेटमेंट जो है वो अनरिटन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको लिखा ही जाए, लेकिन जितने भी कंसर्न पर्सन हैं उनको लाजमी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लोगों को पता है, बाकी जितने भी कंसर्न लोग हैं उनको पता ही नहीं है। तो पता भी होना चाहिए अगर लिखा हुआ नहीं है, और लिखा हो तो अच्छी बात है। एंड इट में एड्रेस कस्टमर, इट में एड्रेस प्रोडक्ट और सर्विस, इट में एड्रेस टेक्नोलॉजी। और बेनिफिट्स हैं गोल्स के, गोल होने के जारी बात है बेनिफिट्स हैं। ये क्लैरिफाई करता है एक्सपेक्टेशन को कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसकी क्लैरिटी होती है। सॉरी, परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज़ तो इसमें है कि इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, ये इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस को। उसके बाद है फिर दूसरा
क्लैरिफाई करता है ये एक्सपेक्टेशंस को कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और उसके अलावा ये हेल्प करता है और मदद फैसिलिटेट करता है कंट्रोल को, और इंक्रीज करता है ये मोटिवेशन को भी। नाउ द लेवल्स ऑफ गोल्स, मैनेजर्स के हिसाब से अगर हम गोल्स का लेवल देखें तो टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो उनका ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव होता है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं और उन गोल्स के लिए फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। और मिडिल मैनेजर का डिपार्टमेंटल पर्सपेक्टिव होता है, उसके अंदर टैक्टिकल गोल्स होते हैं और उसके लिए टैक्टिकल प्लानिंग होती है। फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए जो होता है वो ऑपरेशनल गोल्स होते हैं और ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, क्योंकि उनका इंडिविजुअल या यूनिट पर्सपेक्टिव होता है। सो गोल एंड परफॉर्मेंस, इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं उसमें गोल कंटेंट है, गोल कमिटमेंट है, वर्क बिहेवियर है, अदर प्रोसेस कंपोनेंट्स हैं एंड पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं। सो गोल, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो गोल कंटेंट में, कंटेंट शुड बी चैलेंजिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम लिमिटेड। अगर इसको हम शॉर्ट करें तो देखें स्मार्ट बन रही है, SMART। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने 80% मार्क्स लेने, आपका ये गोल है कि स्पेसिफिक ये है कि 80% मार्क्स लें, तो ये एक स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल होना चाहिए, नापा जा सके जिसको। अटेनेबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल ना हो। रिलेवेंट होना चाहिए, अब रिलेवेंट से मुराद ये कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसके मुताबिक होना चाहिए। एंड टाइम लिमिटेड, जाहिर बात है टाइम लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड टाइम किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होता, हर काम का लिमिटेड टाइम होता है। अब अगर आपने एग्ज़ाम्स भी देना है, साल के एंड में भी अगर एग्ज़ाम होंगे तो उसका भी एक टाइम दिया जाएगा आपको कि इतने महीनों में, 10 महीनों में या 8 महीनों में आपने प्रिपरेशन करनी है, तो एक लिमिट होती है टाइम की। सो गोल कमिटमेंट इन्फ्लुएंस बाय किससे इन्फ्लुएंस होती है गोल कमिटमेंट? सुपरवाइजरी अथॉरिटी, पीयर एंड प्रेशर ग्रुप, पब्लिक डिस्प्ले, एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस और इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स और पार्टिसिपेशन। सो गोल्स एंड कमिटमेंट अफेक्ट वर्क बिहेवियर। गोल और कमिटमेंट जो वो अफेक्ट करती है वर्क बिहेवियर को, और इसमें जो चीज़ें हैं, इज़ द वर्क इन राइट डायरेक्शन, क्या वर्क जो है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है, एंड इज़ द वर्क बीइंग प्रोड्यूस विद द राइट एफर्ट्स, सही एफर्ट्स के साथ काम किया जा रहा है, एंड परसिस्टेंसी होनी चाहिए और प्लानिंग भी करनी चाहिए। इसके अलावा जॉब प्रोसेस कंपोनेंट्स अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। इसके अंदर जॉब की नॉलेज और एबिलिटी, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी यानी टास्क कितना मुश्किल है या नहीं, और सिचुएशनल कंस्ट्रेंट जो रुकावटें वगैरह हैं, एंड पॉसिबल प्रॉब्लम्स विद गोल्स। उसमें जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर एक्सेसिव रिस्क टेकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेना, इंक्रीज स्ट्रेस में इजाफा होना, अंडरमाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस, इग्नोर करना नन गोल एरिया को, एक्सेसिव शॉर्ट रन थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट रन थिंकिंग होना, और डिसऑनेस्टी और चीटिंग। अब है लेक्चर नंबर 24, गोल सेटिंग्स। सो गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। स्पेसिफिक से मुराद ये कि कोई एक ख़ास चीज़ का गोल बनाया कि ये काम करना है। जैसे आपने गोल बनाया होगा कि बीकॉम करना है, बीबीए करना है या एमबीए करना, तो ये एक स्पेसिफिक गोल बना लिया। और फिर मेजरेबल होना चाहिए गोल, जिसको नापा जा सके, अटेनेबल होना चाहिए, अनअटेनेबल नहीं हो, रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक नहीं हो, और टाइमली हो। जाहिर बात है हर चीज़ का एक टाइम होता है, जैसे एक सेमेस्टर का टाइम होता है कि 5 से 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और एनुअल सिस्टम होता है तो उसमें भी एक टाइम होता है कि तकरीबन 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने जो है वो लगते हैं एग्ज़ाम होने में, तो एक टाइम होता है। सो डेवलपिंग कमिटमेंट टू गोल्स, द डिटर्मिनेशन टू अचीव अ गोल कैन इंक्रीज बाय, इंक्रीज किस तरीके से किया जा सकता है? सेटिंग गोल्स थ्रू पार्टिसिपेशन के ज़रिए, और गोल्स को रीजनेबल बनाया जाए, और गोल को पब्लिक यानी कि दूसरे लोगों को भी पता चले। अब जैसे आपका गोल है अगर बीकॉम करने का या बीबीए करने का या एमबीए करने का, तो आपके जो पेरेंट्स हैं और जो भी आसपास के लोग हैं उनको पता चले कि आपने ये करना है, ताकि फिर उनको भी पता चल सके कि आप अगर इतने बिजी हैं स्टडी करने में तो वो क्यों हैं। तो गोल्स जो है वो पब्लिक को भी पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर ऑब्टेनिंग टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी सपोर्ट हासिल की जाए, लेकिन अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उन लोगों की सपोर्ट हासिल की जाए जो एक्सपर्ट हैं, एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, इस तरह के लोगों की। सो लिंकिंग गोल्स एंड प्लान्स, लेवल ऑफ गोल्स एंड प्लान। अब ऑपरेशनल गोल जो होता है उसके लिए ऑपरेशनल प्लान बनता है, टैक्टिकल गोल्स के लिए टैक्टिकल प्लान्स बनते हैं, और स्ट्रेटजिक गोल्स के लिए स्ट्रेटजिक प्लान बनते हैं।
सो टाइम स्पैन ऑफ गोल्स एंड प्लान, जो ऑपरेशनल गोल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट रेंज होती है उसकी, और टेक्निकल जो होते हैं वो इंटरमीडिएट रेंज के होते हैं यानी दरमियानी रेंज के, और लॉन्ग रेंज के जो होते हैं स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं। और इसी तरह से स्ट्रेटजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल और टेक्निकल प्लानिंग की भी यही रेंज होती है। सो हाउ टू मेक अ प्लान डेट वर्क्स, ऐसा प्लान बनाया जाए जो काम करे। वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले गोल्स को सेट किया जाता है, उसके बाद डेवलप कमिटमेंट टू गोल्स, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कमिटमेंट के बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं है। उसके बाद डेवलप किया जाता है इफेक्टिव एक्शन प्लान, ऐसे एक्शन प्लान बनाए जाते हैं जो इफेक्टिव हो, और उसके बाद ट्रैक की जाती है प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अचीवमेंट, यानी कि कितनी प्रोग्रेस, कितनी कामयाबी हासिल हुई, एंड दी मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। सो डेवलपिंग इफेक्टिव एक्शन प्लान्स, इसमें क्या क्या होता है, एक एक्शन प्लान जो है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक स्टेप्स हो। स्पेसिफिक स्टेप्स से मुराद ये कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पहले सेमेस्टर में 5 कोर्सेज लेने हैं, 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, सिलेक्ट करने, तो ये एक तरह का स्पेसिफिक स्टेप हो गया। उसके अलावा लोग, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, अब आपने जो वो लेने हैं कोर्सेज, उनके टीचर्स कौन कौन से हैं, एंड दी रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से मुराद सपोज आपकी जो डिग्री है उसकी कंप्लीट होने का जो टाइम पीरियड है, अगर बीबीए है तो 3 से 4 साल है, मास्टर है तो 1 से 2 साल, तो वो जो टाइम पीरियड में आ जाता है। सो स्टार्टिंग एट द टॉप, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं जो सबसे ज़्यादा लंबा प्लान होता है। क्लैरिफाई हाउ द कंपनी विल सर्व कस्टमर, क्लैरिफाई करता है किस तरीके से कंपनी सर्व करेगी कस्टमर्स को, एंड पोजीशन इटसेल्फ अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट किस तरह से अपने आप को पोजीशन करेगी कंपनी, और ये 2 से 5 साल तकरीबन का प्लान हो सकता है। और विजन, विजन जो है एक इंस्पायरेशनल स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस का, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है उसका, एंड्यूरिंग पर्पस जो है ऑर्गेनाइजेशन का। और फिर मिशन, मिशन जो है वो ओवरऑल गोल जो यूनिफाई करता है एफोर्ट टुवर्ड्स इट्स मिशन, विजन एक्चुअली स्ट्रेचेस एंड चेंजेस एंड पॉजेस अ फिनिश लाइन एंड टाइम फ्रेम। सो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कॉरपोरेशन का, एक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है आपके सामने। सो ये जो मिशन स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि टू प्रोवाइड सोसाइटी विद सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि सोसाइटी को, माशरे को प्रोवाइड करना सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो सुपीरियर क्वालिटी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो। बाय डेवलपिंग इनोवेशंस, इनोवेशन यानी इजादात करते हुए, एंड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस भी, दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो मयार है ज़िंदगी का उसको बेहतर करें, एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, और जो कस्टमर की ज़रूरियात है उसको सेटिस्फाई करें, एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विथ मीनिंगफुल वर्क, और एम्प्लॉय को क्या करे, वो प्रोवाइड करें मीनिंगफुल वर्क, यानी ऐसा काम जिससे एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन हो, एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, और आगे बढ़ने की जो है वो अपॉर्चुनिटी, एंड इन्वेस्टर विद द सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न, अब जो इन्वेस्टर है उसका भी, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उसको भी एक अच्छा खासा जो है वो रिटर्न मिले, क्योंकि जाहिर बात है इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया हुआ है। तो ये एक कंपनी का जो है वो मिशन स्टेटमेंट है। इसमें ना सिर्फ कस्टमर की बात की जा रही है बल्कि एम्प्लॉयज़ की भी बात की जा रही है, और साथ में इन्वेस्टर्स की भी बात की जा रही है। सो बेंडिंग इन द मिडिल, अब मिडिल में जो प्लान है वो टेक्निकल प्लान है। टेक्निकल प्लान जो है वो मिडिल में आता है, सबसे ऊपर स्ट्रेटेजिक, फिर टैक्टिकल एंड दी ऑपरेशनल। तो टैक्टिकल प्लान जो है स्पेसिफिक हाउ अ कंपनी विल यूज़ रिसोर्सेज, किस तरीके से कंपनी जो है वो स्पेसिफाई करता है कि किस तरह कंपनी यूज़ करेगी अपने रिसोर्सेज को, कोई भी रिसोर्सेज है उसके पास, क्या है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह हैं। उसके अलावा बजट्स एंड पीपल टू अकम्प्लिश गोल विद इन इट्स मिशन, और ये जो है 6 से 2 साल के लिए होता है, 6 महीने से। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये वो होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर। सो MBO जो एक अच्छा मैकेनिज्म है टेक्निकल गोल्स और टेक्निकल प्लान के लिए। सो फिनिशिंग एट दी बॉटम, और बॉटम पे जो है वो ऑपरेशनल प्लान्स हैं, मिडिल में जो है वो टेक्निकल प्लान्स है, बॉटम में जो है वो ऑपरेशनल प्लान है। सो डे टू डे प्लान्स होते हैं ये प्रोड्यूसिंग और डिलीवरिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विस ओवर 30 days to 6 month, यानी 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के लिए। सो लिंकिंग गोल्स एंड प्लान रिकरिंग यूज़, अब जो प्लान का यूज़ है उसके मुताबिक कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो सिंगल यूज़ होते हैं, एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, और कुछ होते हैं जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, यानी कि हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं। सो काइंड्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान्स की कुछ किस्में हैं। सिंगल यूज़ प्लान होता है, द प्लान डेट कवर्स यूनिक ओनली वन टाइम इवेंट्स, कोई ऐसा इवेंट
के लिए बनाया जाता है जो एक बिल्कुल यूनिक है, तो एक ही बार के लिए होता है ये प्लान। स्टैंडिंग प्लान होते हैं जो रिपीटेडली यूज़ किए जाते हैं, बार बार यूज़ किया जाता है हैंडल करने के लिए फ्रीक्वेंटली रिकरिंग इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो बार बार हो रहे होते हैं। और इसकी 3 काइंड्स हैं, 3 किस्में इसकी भी, जिसमें पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके अलावा बजटिंग है, बजटिंग भी एक तरह का प्लान ही होता है। ये क्वांटिटेटिव प्लान होता है, क्वांटिटेटिव समराद नंबर्स के अंदर। टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट मनी, किस तरीके से मनी को एलोकेट किया जाएगा, पैसे को, टू एकम्प्लिश कंपनी गोल्स। बजट बनाया जाता है और उसमें एलोकेट कर दिया जाता है कि कौन से चीज़ के लिए कितना पैसा हम लगाएंगे ताकि गोल्स को अचीव कर सके कंपनी। सो स्पेशल पर्पस प्लानिंग, चेंज है, चेंज किया जा सकता है। कंटिजेंसी, इफ देयर इज कंटिजेंसी वी विल यूज दिस प्लान, अगर कंटिजेंसी पाई गई तो हम ये प्लान यूज़ करेंगे। और इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी स्पेशल पर्पस प्लान को यूज़ किया जा सकता है। सो नाउ दी MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस थ्रू विच स्पेसिफिक गोल्स आर सेट। इसमें जो है क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए स्पेसिफिक गोल्स को जो है वो सेट किया जाता है और कोलैबोरेटली, यानी कि मिलकर, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड एवरी यूनिट विद इन इट, और हर एक डिपार्टमेंट भी इसको कर सकता है। सो स्टेप्स जो है MBO के अंदर वो क्या है, पहला स्टेप ये है कि डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और वो जो गोल्स हैं वो क्या है, टेक्निकल गोल्स। इस्टेब्लिश करना है स्पेसिफिक गोल्स फॉर डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक गोल्स इस्टेब्लिश करना। फॉर्मुलेट करना, बनाना एक्शन प्लान को, और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना सेल्फ कंट्रोल को। रिव्यू करना प्रोग्रेस, पीरियडिकली देखना कि कितनी प्रोग्रेस हुई, और अप्रेस करना परफॉर्मेंस को, उसका एक तरह से उसको इवेल्यूएट करना, उसको असेस करना, उसको एस्टिमेट करना। सो MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की जो स्ट्रेंथ है, उसमें स्ट्रेंथ इसकी ये कि ये हेल्प लिंक करता है ये किसको, गोल्स और प्लान्स को, कौन से गोल्स और प्लान को, टैक्टिकल, और क्लैरिफाई करता है ये प्रायोरिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन, जो भी एक्सपेक्टेशन है और जो प्रायोरिटीज़ है यानी कि तरजीहात है उनको क्लैरिफाई करता है, क्लियर करता है उनको, और फॉस्टर करता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि प्रमोट करता है, इनकरेज करता है, और बिल्ड करता है मेंबर मोटिवेशन, यानी कि इट हेल्प टू कीप मोटिवेटेड एवरीबॉडी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट करने के अंदर मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसकी वीकनेसेस भी हैं MBO की, इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिक्वायर है, और ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर भी रिक्वायर है, और मिसयूज़ भी इसको किया जा सकता है, और रिस्क ऑफ डोमिनेंस ऑफ क्वांटिटेटिव गोल्स, यानी कि फोकस जो है वो क्वांटिफिकेशन पे ज़्यादा हो जाए क्वालिटी के मुकाबले में, जबकि क्वालिटी भी सारी बात ज़रूरी है और क्वांटिटेटिव भी ज़रूरी है। अब है लेक्चर नंबर 25, जिसके अंदर सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में आपको बताया गया था कि ये जो है लॉन्ग टर्म प्लान्स को कहा जाता है, जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है क्या है, ये लार्ज स्केल एक्शन प्लान है अबाउट हाउ विल यू इंटरेक्ट विद योर एनवायरनमेंट, किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया जाता है और उससे क्या होता है फिर अचीव किया जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स को। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और लेवल्स हैं स्ट्रेटजी की। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए मैनेजर्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज को, इनके बनाते हैं स्ट्रेटजीज को और फिर उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो ऑप्टिमाइज करें स्ट्रेटेजिक गोल की अचीवमेंट को। सो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है, स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है आइडेंटिफाई किया जाता है मिशन और गोल्स को, कि मिशन क्या है और गोल्स क्या हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एनालिसिस के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं और उनकी सिचुएशन क्या है, एंड डेवलप फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू अचीव आइडेंटिफाइड गोल्स। और उसके बाद फिर जो है वो स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती है, बनाई जाती हैं ताकि अचीव किया जा सके आइडेंटिफाइड गोल्स को। सो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, अब स्ट्रेटजी बनना एनफ नहीं है, उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अब स्ट्रेटजी बन तो गई है लेकिन साथ में फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पता भी चल सके और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है। सो इम्प्लीमेंट किया जाता है प्लान्स को, जो प्लान बना है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद उसको मॉनिटर और कंट्रोल भी किया जाता है, जो एग्जीक्यूशन हो रही है प्लान की उसको फिर मॉनिटर और कंट्रोल भी किया जाता है। सो इम्पोर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मदद करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डेवलप करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब एक एज होना, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज होना, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद है प्रोवाइड अ सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, यानी कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। अब ये लॉन्ग टर्म का ही प्लान होता है इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो
लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के लिए, एंड हाईलाइट नीड्स फॉर इनोवेशन, नीड्स को हाईलाइट करना इनोवेशन के लिए, यानी ये हाईलाइट करती है नीड्स को इनोवेशन के लिए कौन कौन सी ज़रूरियात हैं। और प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेंबर्स एंड फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स और स्ट्रेटजी, और जो प्रोसेस होता है उसके अंदर मेंबर्स शामिल होते हैं और ये फॉस्टर करती है, इनके इनकरेज करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स और स्ट्रेटजी। सो अब इसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ कंसाइसली दिखाया जा रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से, और वो किसी भी वजह से मिल सकता है। अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर्स को, या फिर एक वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर को, तो उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। डायरेक्शन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से ही एक डायरेक्शन मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड सपोर्ट्स इनोवेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से कंपनी जो है वो इनोवेटिव हो जाती है, क्योंकि अगर एक कंपनी इनोवेटिव नहीं होगी तो वो डिक्लाइन हो जाएगी, गिरती चली जाएगी। एंड बिल्ड्स मैनेजर कमिटमेंट, और ये बिल्ड करती है कमिटमेंट जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान। अब है लेसन नंबर 26, इसके अंदर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। सो व्हाट वुड यू डू, यू आर अ हेड ऑफ अ फर्नीचर कंपनी। आप क्या करते हैं अगर आप हेड होते हैं फर्नीचर कंपनी के। तो एक छोटा सा एक केस स्टडी है, आपने सोचना है कि आप क्या करते हैं अगर फर्नीचर कंपनी के आप हेड होते तो। सो फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो हाईली फ्रेगमेंटेड होती है, यानी कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। सो यू लाइक टू टर्न दिस इनटू अपॉर्चुनिटीज़, आपने जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी में टर्न करना चाहेंगे। सो व्हाट वुड यू डू, यू लाइक टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज, आप जो है वो स्ट्रेटजीज जो है फॉर्मुलेट करना चाहेंगे, और इसके अंदर स्ट्रेटजीज लो प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज भी एंड कन्वीनियंट पैकेजिंग। लो प्राइस होगी तो जारी बात है लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और कन्वीनियंट पैकेजिंग। अब फर्नीचर के अंदर पैकेजिंग जो है वो मैटर करती है। पैकेजिंग फर्नीचर में किस तरीके से, क्योंकि जारी बात है फर्नीचर बहुत बड़ा होता है और उसको सेट करना ले जाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर फर्नीचर को जिस कोई भी फर्नीचर है, चाहे वो बेड है, चाहे वो सोफ़ा सेट है, कोई भी है, अगर वो उसको पीसीस में डिवाइड कर दिया जाए और उसके बाद उसको फिर दोबारा से जो है उसको असेंबल कर दिया जाए तो बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा लोग जो है उसको ख़रीदना चाहेंगे। उससे क्या होगा, इजीली उसको ले जाया जा सकेगा घर पे, और इजीली उसको जो है वो वहाँ पे असेंबल किया जा सकेगा। सो विल दी स्ट्रेटजीज वर्क ऑन अ ग्लोबल बेसिस, और क्या स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी, काम करेंगी ग्लोबल बेसिस के ऊपर, और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को, एंड सेलेक्ट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटजी, और सिलेक्ट करें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे कॉम्पिटिटिव एज मिले, यानी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एज मिले। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अ वे ऑफ अप्रोचिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। सो इट इज़ अ वे ऑफ अप्रोचिंग योर बिजनेस, ये एक तरीका है अप्रोचिंग करने के लिए योर बिजनेस, एंड द अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिजनेस एंड द चैलेंजेस इन द बिजनेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और ऑन गोइंग मैनेजमेंट प्रोसेस है, एम्ड एट फॉर्मुलेटिंग, यानी कि बनाना एंड इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जो कि अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके इन्वायरमेंट के साथ, ताकि अचीव किया जा सके मेजर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ये दोबारा आ गई है इम्पोर्टेंस। इससे जो है वो डायरेक्शन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज मिलता है, और ये बिल्ड करती है कमिटमेंट तमाम जितने भी लोग होते हैं उनके दरमियान, और ये कंपनी को इनोवेटिव बनाती है। सो बेसिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो टास्क आता है वो है डेवलप करना मिशन एंड गोल्स। उसके बाद असेस करना अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, यानी उसको एग्जामाइन करना, देखना कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन से थ्रेट्स हैं। टास्क 3 होता है असेस करना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। टास्क 4 है स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करना, बनाना। 5वां इसका टास्क होता है डेवलप करना स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर है डेवलप टैक्टिकल प्लान, उसके बाद कंट्रोल एंड असेस रिजल्ट्स एंड दी रिपीट प्लानिंग प्रोसेस। सो कंपोनेंट्स जो है स्ट्रेटजी के, उनके अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, यानी कि समथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज एक्सेप्शनली वेल, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी करती है, दूसरों से ज़्यादा बेहतर करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहा जाएगा।
एंड स्कोप, स्कोप का मतलब है रेंज ऑफ मार्केट इन विच दी ऑर्गेनाइजेशन विल कॉम्पीट, मार्केट की वो रेंज जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्पीट करेगी। और रिसोर्स डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने रिसोर्सेज को। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले जो है वो फॉर्मुलेट किया जाता है मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स को, उसके बाद कंडक्ट किया जाता है सॉट एनालिसिस, सॉट से मुराद स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। उसके बाद फॉर्मुलेट की जाती है स्ट्रेटजी और फिर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब सॉट एनालिसिस के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सॉट एनालिसिस क्या है। अब ये जो एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और एडवांस कोर्सेज भी अगर आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के या मार्केटिंग वगैरह के तो उसमें भी आप इसको काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सॉट एनालिसिस में क्या होता है कि असेस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो इंटरनल होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और अपॉर्चुनिटीज थ्रेट बाहर होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जाहिर बात है अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करती है, वीकनेस को ओवरकम करती है, उसको ख़त्म करती है, कोशिश करती है ख़त्म करने के, थ्रेट से बचती है। सो सिचुएशनल एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस में इंटरनल जो है वो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी जो बेहतर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन वो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी है, और कोर कैपेबिलिटी का मतलब जो दूसरे नहीं कर सकते वो। और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट में एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, यानी स्कैन करना एनवायरनमेंट को, और स्ट्रेटेजिक ग्रुप है यानी कि स्ट्रेटेजिक अलाइंस करना है, जैसे कि ये ज़्यादातर पे एयरलाइंस की इंडस्ट्री में होता है कि एक एयरलाइन सपोज यहाँ से किसी ने यूएस जाना है तो यहाँ से पहले वो एक एयरलाइन में जाएगा फिर दूसरी में, तो उन दोनों एयरलाइंस ने आपस में स्ट्रेटेजिक अलाइंस बनाई होती है। उसके बाद शेडो स्ट्रेटेजी टास्क फोर्स, यानी कि कौन सी टास्क फोर्स आपके पास है। अब है लेसन नंबर 27 जिसका टाइटल है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज, और इसके अंदर सबसे पहले है एनवायरमेंटल असेसमेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करती है, और इसके अंदर इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, जो कॉम्पिटिटर है उनका एनालिसिस है, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनालिसिस है, सोशल एनालिसिस है, ह्यूमन रिसोर्स का एनालिसिस है, और इकोनॉमिक एनालिसिस। सो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। एनवायरमेंटल असेसमेंट के अंदर एक बहुत अहम चीज़ है वो है 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल। एक मॉडल है ये जिसको पोर्टर ने दिया, इसमें 5 जो है वो चीज़ें हैं। एक राइवलरी है अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके दरमियान एक कंपटीशन चल रहा है, तो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी अगर उसके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा उसके पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं, और अगर नहीं है तो फिर बार्गेनिंग पावर कम होगी। और इसी तरह से सप्लायर है, सप्लायर की भी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। अगर सप्लायर कम है, सप्लायर कम होंगे तो जाहिर बात है उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। अगर सप्लायर ज़्यादा होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, क्योंकि वो सप्लाई करते हैं। और थ्रेट्स ऑफ न्यू ट्रेंड, जाहिर बात है किसी को रोका नहीं जा सकता, नई फर्म को आने से रोका नहीं जा सकता, तो एक थ्रेट होता है नए ट्रेंड का, तो नया कॉम्पिटिटर कभी भी आ सकता है इंडस्ट्री के अंदर। और थ्रेट होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का। अगर कंपनी ज़्यादा यूनिक ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो यूनिक हो, तो बिल्कुल अलग प्रोडक्ट हो, तो फिर ये थ्रेट कम होता है। लेकिन अगर ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जो बाकी भी बना रहे हैं तो जाहिर बात है ये थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। सो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी 3 लेवल्स हैं। कॉर्पोरेट लेवल सबसे ऊपर, उससे नीचे बिजनेस लेवल, और फिर जो है वो फंक्शनल लेवल। सो जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी है ये टॉप पे होती है प्लानिंग पिरामिड के, और मेन पर्पस होता है बिजनेस का। सो ये जो स्ट्रेटजी होती है एड्रेस करती है बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अंदर बिजनेस जो है वो कौन से बिजनेसेस हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करेगी, और किस तरह उन बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा ताकि वो स्ट्रेंथन करे ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मजबूत करे, और किस तरह से रिसोर्स जो है वो एलोकेट किए जाएंगे बिजनेसेस के दरमियान, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। दूसरी जो है वो दूसरा जो लेवल है स्ट्रेटजी का वो है बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करती है बिजनेस को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, यानी कि किस तरीके से परफॉर्म करती है।
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा बिजनेस के अंदर जाहिर बात है इन्वॉल्व होती है एक ऑर्गेनाइजेशन। सो एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कॉम्पीट करना होता है उसने, तो उसके लिए जाहिर बात है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद है फिर फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल जो होती है स्ट्रेटजी, ये बनाए डेवलप की जाती है स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज़ के लिए, जैसे कि मार्केटिंग है या फाइनेंस है, ये तमाम जो है वो स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज होते हैं। तो इनके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो कहलाई जाती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो 3 लेवल्स हो गए स्ट्रेटजी के, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल। अब है लेक्चर नंबर 28 जिसका टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, और इसमें है द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये प्रोसेस है प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, ऑपरेटिंग करने का एंड अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ अ बिजनेस वेंचर। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क लिया जाता है, और वो रिस्क कौन लेता है? वो एंटरप्रेन्योर लेता है। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो होता है जो इंगेज होता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। और जनरली जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वॉल्व होता है स्मॉल बिजनेस के अंदर। सो स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं? ऐसे बिजनेस होते हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेटली ऑनरशिप होती है इनकी, और कोई एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का, स्मॉल ग्रुप होता है इंडिविजुअल का, वो ऑन करता है, यानी कि ज़्यादा ऑनर नहीं होते, कम ही ऑनर होते हैं इसके, बहुत कम। सो स्ट्रेटजी फॉर एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशंस, 3 बेसिक स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, 3 बेसिक जो है वो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं। पहला है चूज़ करना एक इंडस्ट्री इन विच टू कॉम्पीट, जिसके अंदर कॉम्पीट करना है, उस इंडस्ट्री को चूज़ करना है। दूसरा, एम्फेसाइजिंग डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, यानी इससे मुराद वो चीज़ जो दूसरे ना कर रहे हों, यूनिक कोई चीज़ जो दूसरे ना कर रहे हो, यूनिक कोई तरीका हो प्रोडक्ट को पैक करने का या कस्टमर को सर्व करने का, कोई ऐसा तरीका जो यूनिक हो जो दूसरे ना कर रहे हो। और राइटिंग अ बिजनेस प्लान जो है वो लिखना। सो बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान जो एक डॉक्यूमेंट है जो समराइज करता है बिजनेस स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए बिजनेस प्लान में? इसके अंदर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस के गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, और स्ट्रेटजीज जो कि जिनका इस्तेमाल किया जाएगा उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। और उसके अलावा अ प्लान ऑफ हाउ द एंटरप्रेन्योर विल इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजीज, और एक प्लान के एंटरप्रेन्योर किस तरह इम्प्लीमेंट करेगा इन स्ट्रेटजीज को, किस तरीके से वो एक तरह से अप्लाई करेगा इन स्ट्रेटजीज को। स्ट्रेटजी जो बन गई है उसको जाहिर बात है इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, उनको अप्लाई भी किया जाएगा, तो उसका भी एक प्लान जो है ज़रूरी है। सो राइटिंग अ बिजनेस प्लान, अ पर्ट डायग्राम फॉर बिजनेस प्लानिंग। अब आपके सामने जो है ये एक पर्ट डायग्राम दिखाई दे रही है जो 1 से लेकर 14 तक इसमें स्टेप्स हैं, और ये एक विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स। ये जो है हेल्प करती है प्लानिंग करने के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो इसके जो 14 स्टेप्स हैं उसमें पहला स्टेप्स है डिसाइड टू गो इनटू बिजनेस। पहले डिसाइड करना बिजनेस में जाने के बारे में, फिर एनालाइज करना अपने बारे में, फिर चूज़ करना प्रोडक्ट या सर्विस, फिर रिसर्च करना मार्केट को, फोरकास्ट करना सेल्स रेवेन्यू यानी कि जो सेल्स की इनकम है वो, सिलेक्ट करना साइट, और डेवलप करना प्रोडक्शन प्लान यानी प्रोडक्शन प्लान बनाना, मार्केटिंग प्लान बनाना, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाना, लीगल प्लान बनाना, इंश्योरेंस प्लान बनाना, अकाउंटिंग प्लान बनाना, फाइनेंशियल प्लान बनाना, और उसके बाद आखिर में है कवर लेटर जो है वो लिखना। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो स्टेप्स हैं उसके अंदर प्लान बनाए जा रहे हैं। सो फाइनेंसिंग द न्यू बिजनेस, अब जो नया बिजनेस है जाहिर बात है उसके अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, तो अब उसके लिए पैसा कहाँ से लाया जाए? सो एक तो पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं, उस वहाँ से पैसा आ सकता है, अपना पैसा इस्तेमाल कर सकता है इंसान, और अपने रिश्तेदार या अपने दोस्तों वगैरह से भी उधार पे ले सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया जाए, यानी जो सप्लायर हैं जो माल सप्लाई करेगा उसके साथ पार्टनरशिप कर ली जाए, उनको अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया जाए, बिजनेस के बारे में बताया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए ताकि वो क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर माल जो है वो सप्लाई कर सकें। और तीसरी चीज़ ये कि लेंडर्स, जो ट्रेडिशनल लेंडर्स हैं वहाँ से भी फंड्स हासिल किए जा सकते हैं, लोन लिया जा सकता है, जैसे कि बैंक्स हैं। बैंक्स जो है वो काफ़ी कॉमन है लोन देने के लिए, और उसके अलावा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं कुछ, वो भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती हैं जो जहाँ से लोन मिलता है।
इसके अलावा वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं, ग्रुप होता है ये स्मॉल इन्वेस्टर का जो प्रोवाइड करते हैं कैपिटल फंड स्मॉल स्टार्टअप को, ऐसे स्टार्टअप को जिनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है उनको प्रोवाइड करते हैं ये। सो द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द सोसाइटी, अब सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। जॉब क्रिएशन होती है, जॉब में ज़ाहिर बातें कई सारे लोगों को जॉब मिलती है जब कभी भी कोई भी नया बिजनेस जो है वो खुलता है तो उससे भी जॉब मिलती है। और इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो डोमिनेटेड है स्मॉल बिजनेसेस से। और हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जो इनोवेशंस होती हैं ये स्मॉल बिजनेसेस से भी काफ़ी इनोवेशन मिलती हैं, यानी कि कई सारी इजादात जो होती हैं दुनिया भर में स्मॉल बिजनेसेस से भी कई सारी इजादात होती हैं। और आज के दौर में तो सोशल मीडिया पे भी कई सारी ऐसी इजादात जो है वो शेयर हो रही होती हैं, आपने भी शायद देखी हो। कई सारी इनोवेशंस हैं जो लोग वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, और ज़्यादा तौर पे ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो या तो कहीं पे वो काम कर रहे होते हैं किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, या वो खुद से कोई छोटा सा कारोबार कर रहे होते हैं। तो इनोवेशन भी जो है वो इनोवेशन के अंदर भी कंट्रीब्यूशन होती है स्मॉल बिजनेसेस से। लार्ज फर्म से भी हो सकती है और इन स्मॉल बिजनेसेस से भी जो है वो काफ़ी इनोवेशंस देखने में आते हैं। सो प्रोमोटिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, अब आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो काफ़ी पढ़ लिया, लेकिन अब एक टर्म है इंट्राप्रेन्योरशिप। अब इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जो है तो एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर की तरह ही वो काम करता है, लेकिन वो काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खुद का बिजनेस नहीं बल्कि वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है। और उसको जाहिर बात है इजाज़त है कि वो जो काम कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर की तरह ही कर रहा है। अब वो आइडिया जनरेटर हो सकता है, आइडिया चैंपियन भी हो सकता है, आइडिया स्पॉन्सर भी हो सकता है। सो प्रोमोटिंग इनोवेशन, इनोवेशन जो है वो क्रिटिकल है वेरियस डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजीज के लिए, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट होना, कुछ अलग करना दूसरों से। सो उसके लिए इनोवेशन जो है वो क्रिटिकल है। सो फोर्सेस फॉर चेंज एंड इनोवेशन, एक्सटर्नल में क्या रिस्पॉन्स करना अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को, क्योंकि जारी बात है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल है। इंटरनल के अंदर स्ट्रेटजी एंड प्लान्स हैं, और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर है। चेंज एंड इनोवेशन डिसीजंस है, कल्चरल चेंज है, रिस्ट्रक्चर्स है, टेक्नोलॉजिकल एंड लीडरशिप चेंज है। सो स्ट्रक्चर्स एबिलिटी टू सपोर्ट स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर की जो एबिलिटी है स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने के लिए वो इन्हेंस की जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल मींस, स्ट्रक्चरल मींस को इस्तेमाल करते हुए टू एनकरेज इनोवेशन, इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए।